नमस्कार। आप देख रहे हैं बेस्तक का खास शो। शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली और ऐसी बिकवाली की किसी को उम्मीद नहीं थी। अब जब जब उछाल आ रहा है तब तब बाजार में फिर से हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। तो ये हो क्या गया मार्केट में? अचानक से इतनी तेज गति से जो हम चल रहे थे वहां पर स्पीड ब्रेकर क्यों आ गया? और बाजार पर अभी क्या करना क्या चाहिए? कमाई का मौका अभी आएगा या फिर किसी खरीद के लिए डिप का इंतजार करना चाहिए? इन तमाम मुद्दों को आज इस शो में हम उठाएंगे और हमारे साथ इस शो में शिरकत कर रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी, जो कि इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन हैं। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक। नमस्कार रजत। सर, ये पहला सवाल तो ये मार्केट आउटलुक बता दो सर। आउटलुक कुछ ऐसा सा बता दो कि निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि ये अभी जिस तरीके की बिकवाली थी, हमने बहुत समय बाद आदत पड़ी हुई है ना तेजी की मार्केट देखने की। तो ये अचानक से जो गिरावट शुरू हुई है ना, इसको पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये गिरावट आई क्यों और ये कितनी गिरा सकते? रजत, आपने जो बात अभी कहा उसी में इसका सोल्यूशन भी है। हम लोग का आदत हो गया था कुछ दिनों से कि मार्केट कंटिन्यूअसली हर रोज ऊपर ही जाएगा और एक तरफा मार्केट का मूवमेंट होता रहेगा। और कभी गलती से भी थोड़ा बिकवाली आ गया तो वापस तुरंत खरीदारी आ जाएगी और मार्केट नया लेवल दिखाना शुरू करेगा। तो ये एक आदत हो गया था, तो वहां से थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। पर समस्या बहुत बड़ी कुछ है नहीं है। जो बिकवाली हम लोगों को दिख रहा है पिछले 2 दिनों से, 3 दिन कहेंगे, ये कुछ हद तक टेक्निकल करेक्शन है। मैं इसको थोड़ा विस्तार में समझाऊंगा। पहली बात तो सबसे बड़ा इसका कारण जो है वो है जापानीज इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना। कि दुनिया भर में जापानीज करेंसी जो येन कैरी ट्रेड बोल के जाना जाता है, लोग येन में बोरो करते हैं क्योंकि वहां पे ब्याज दर जीरो के बराबर है। और वो डिप्लॉय दूसरे मार्केट्स में करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में। उसमें इक्विटी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये जैसे जैसे जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये ट्रेड अनअट्रैक्टिव हो जाता है और ये अनवाइंडिंग चालू हो जाता है। तो जैसे ही जापान के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाए तो ये अनवाइंडिंग चालू हुआ। और उसी के चलते एक एक माहौल ऐसा आ गया कि डर सा माहौल आ गया कि कहाँ कौन सा अनवाइंडिंग होगा। और थोड़ा थोड़ा करके बिकवाली आना चालू हुआ। इस माहौल में यूएस के पिछला फ्राइडे यूएस के जो आंकड़े आए एम्प्लॉयमेंट के, जो जॉब्स डेटा कहा जाता है, नॉन फार्म पेरोल, वहां पे थोड़ा थोड़ा बहुत ही दबा हुआ फिगर था, सबड्यूड फिगर था। उससे ये शंका होने लगा कि यूएस में शायद रिसेशन आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव और शंका की बात है। तो इन्वेस्टर्स को ये भी स्पूक किया और ग्लोबली इन्वेस्टर्स का मूड नेगेटिव हो गया। तो मैं ये दो चीज का बहुत बड़ा रोल है। और तीसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वेस्ट एशिया में है वो तो है ही। और वो हमेशा इन्वेस्टर्स को एक 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 सतर्क वाणी सुनाता है। तो ये तीन चीज का जो संगम है कह सकते हैं, इसके चलते इंडियन मार्केट में भी बिकवाली देखने को मिला। पर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दुनिया भर के मार्केट्स में बिकवाली देखने को मिला और कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट का फॉल कम था। और इंडियन मार्केट अगर आप देखेंगे कल का भयंकर गिरावट के बाद आज सुबह जबरदस्त खरीदारी आई थी। मार्केट ऊपर गया भी था, पर ऊपर लेवल पे फिर बिकवाली देखने को मिला। इसका कारण यह है कि मार्केट में थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो जरूर क्रीपिंग किया है। बहुत सारे पोजीशंस अनवाइंड इंडिया में भी हो रहे हैं और ये सब का नतीजा है जो मार्केट में गिरावट आज भी देखने को मिला। इस ये कारण है। पर जैसे मैं पहले भी कह रहा था, शंका की कोई बात नहीं है। फंडामेंटली इंडिया के कोई ऐसा इंडिकेटर, इंडिया में डोमेस्टिक इंडिकेटर्स नहीं है जो कि ये हम लोगों को करने के लिए मजबूर करे कि मार्केट से दूर रहे। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सारे बहुत अच्छे हैं इंडिया के। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ठीक ठाक है। मॉनसून का प्रोग्रेस भी ठीक हुआ है। और जो फिस्कल रोड मैप है सरकार का दिया हुआ, उससे अच्छा काम काज हो रहा है। बजट में भी जो फिस्कल डेफिसिट कंटेन किया गया है वो भी बहुत अच्छा एक ट्रेजेक्ट्री है। तो हम ये मानेंगे कि इंडियन मार्केट में ये जो गिरावट देखने को मिल रहा है ये एक टेम्पररी करेक्शन है। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो बनाने का। लेकिन सर, ये जो हमने येन कैरी ट्रेड का जिक्र तो पता नहीं कब से सुना ही कुछ नहीं। ये तो अचानक से कोई नया सा चैप्टर खुल गया मार्केट के आगे। तो ये क्या बहुत बड़ी समस्या आप समझते हो? ये डोमेस्टिक हमारे यूज तो ठीक है, लेकिन ये जो विदेशी विदेशी मूड माहौल है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, और ये जो यन कैरी ट्रेड पर, तो ये समझा दो, क्योंकि कल जापानीज मार्केट 13% नीचे था, आज 10% ऊपर है। कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरी मूवी देख ली, लेकिन वो
जापान में जो हो रहा है और इतनी जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, बताओ 30-35 साल बाद तो इनका रिसेशन से उभरे थे ये, और इनकी मार्केट इतनी जबरदस्त चल रही थी, अचानक से टूट गई है। तो ये ये कितना बड़ा एक दिक्कत है, एपिसेंटर तो जापान ही लग रहा है इस बार। एपिसेंटर जापान है, पर इसका इम्पैक्ट दूसरे मार्केट्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। लोग जापान में बोरो कर रहे थे और वो पैसा दूसरे जगह पे लगा रहे थे। क्योंकि जापान में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑलमोस्ट जीरो के बराबर था। तो आप जापान में बोरो कर रहे हो और वो पैसा यूएस में, यूरोप में, इंडिया में, चाइना में और डिफरेंट कंट्रीज में लग रहा था। अब जैसे ही जापान में ब्याज दर बढ़ना चालू होगा, तो वो ट्रेड अनवाइंड करना जरूरी होगा, क्योंकि रिलेटिवली अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। आपने कुछ बोरो किया 1% इंटरेस्ट पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपने वो 3% पे लगाया। आज जापान में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो आपके लिए वो ट्रेड अनअट्रैक्टिव हो गया। तो आप कोशिश करोगे वो ट्रेड अनवाइंड करने का। और वो ट्रेड अनवाइंड कहाँ होगा? वो ट्रेड अनवाइंड होगा यूएस में, यूरोप में, चाइना में, और जहां पे वो ट्रेड हुआ था। जापान में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं आएगा। इसीलिए कल जो गिरावट हुआ था उसके बाद आज मार्केट एक बार वापस भी आया है चाइना में। क्योंकि चाइना में, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत दिनों के बाद एक पॉजिटिव मूड मोमेंटम आया। जापान का मार्केट में भी मूड पॉजिटिव हुआ, इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आ गए। तो मुझे नहीं लगता है जापान में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसका इम्पैक्ट जहां पे जापान येन कैरी ट्रेड का, जहां पे ट्रेड बैठा था, उसी मार्केट्स पे होगा। अब इसमें मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इंडिया में हम लोगों को नहीं लगता है, हालांकि ये स्पेसिफिकली बताना मुश्किल है कि येन कैरी ट्रेड का कितना असर इंडिया में है, कितने ऐसे डील्स हुए हैं, कि कितने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, क्योंकि ये डिफरेंट जुरिस्डिक्शन से आता है। तो ये बताना बहुत मुश्किल है, किसी के पास शायद ये आंकड़ा रहेगा भी नहीं। पर मुझे नहीं लगता है ये इंडिया में बहुत बहुत भारी भरकम जापान कैरी येन कैरी ट्रेड हुआ है। आ, जरूर है कुछ येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग भी जरूर हो रहा है, पर इतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो इम्पैक्ट आएगा वो यूएस में आएगा, जो इम्पैक्ट आएगा वो यूरोप में आएगा, चाइना में आएगा, ये सब मार्केट्स में ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। सर आजकल ना हम थोड़ा ग्लोबल ज्यादा देखने लग गए हैं, तो अब चलते हैं यूएस की ओर, जापान से सीधा यूएस की ओर चलते हैं। और उसमें आपने अभी इस शो की शुरुआत में बात भी की थी, यूएस में ये रिसेशन का खतरा ये बोल रहे हैं। ये इकॉनमी तो उनकी बहुत तगड़ी ग्रोथ करती है, रिसेशन ऐसा होता है क्या कि आपकी इन्फ्लेशन इतने हाई लेवल्स पे हो और आपकी ग्रोथ इतनी तगड़ी देखने को मिल रही है? तो अभी स्लो डाउन हुई है ना ग्रोथ, रिसेशन वर्ड कहाँ से आ गया यूएस में? देखिए, बहुत दिनों से ये डिबेट चल रहा है यूएस में कि हार्ड लैंडिंग होगा या सॉफ्ट लैंडिंग। इसका मतलब ये है कि यूएस फेड की एक 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 लेवल तक इंटरेस्ट रेट चला गया, एक लेवल तक इकोनॉमी का प्रोग्रेस हो रहा है। अब इसको स्लो डाउन कैसे किया जाए? क्योंकि अगर इकोनॉमी बहुत जबरदस्त बढ़ता रहे, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा। तो यूएस फेड का यही टारगेट था कि इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, और इन्फ्लेशन नीचे लाने के साथ साथ इकोनॉमी में भी थोड़ा स्लो डाउन करना चाहते थे, ताकि ये सस्टेनेबल ग्रोथ फ्यूचर के लिए हो। अब मुश्किल इस बात में ये हमेशा होती है कि आप बैलेंस कैसे स्ट्राइक करोगे, कहाँ बैलेंस स्ट्राइक करोगे। अब यूएस में ब्याज दर कम करने की बात पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, पर यूएस फेड ने कॉन्शियसली इन्फ्लेशन पे अपना फोकस रखा है। और वो बार बार ये कह रहे थे कि एक कंफर्मेशन ऐसा नहीं आया उनके पास अभी भी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो वो ब्याज दर घटाने के लिए इंतजार कर रहे थे। पर असर इसमें लग रहा ये हुआ कि थोड़ा ज्यादा ही शायद डिले कर दिया। और लेबर मार्केट, जो कि एम्प्लॉयमेंट का इंडिकेटर है, वहां पे दिक्कतें आ रही है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि हालांकि यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, पर ज्यादा ग्रोथ अगर आप यूएस कैपिटल मार्केट में भी देखेंगे तो टेक्नोलॉजी कंपनीज में, और वो डिफरेंशिएटेड टेक्नोलॉजीज कंपनीज में ही बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। बाय एंड लार्ज बाकी सारे सेक्टर्स में ऐसा जबरदस्त तोड़फोड़ ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। तो दबाव तो है ही डिफरेंट पॉकेट्स में। ये बात सही है कि इंडिया मार्केट अच्छा कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, उसके बाद शायद जो बड़े इकोनॉमीज है उसमें यूएस अच्छा कर रहा है। पर अब शंका ये है कि शायद शायद ये ब्याज दर कम ना होने के कारण लेबर मार्केट में प्रेशर आ गया यूएस में। लेबर जो नंबर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स कम आ रहे हैं, और ये एक बहुत जल्दी तुरंत ये बढ़ता भी है। तो अगर आप जल्दी एक्शन ना लो, यूएस फेड ने एक्शन तुरंत नहीं लिया, तो शायद एक कंटेजियन जैसा हो सकता है और यूएस में तुरंत रिसेशन आ सकता है। अब ये होगा नहीं होगा, यूएस फेड कैसे कंट्रोल करेंगे, ये तो इज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। पर हम लोगों को लगता है, जो हमारा रीडिंग है, इससे लगता है कि सितंबर में यूएस पॉलिसी
रेट में कट आएगा, शायद दिसंबर में वापस और एक कट आएगा। तो दो इंटरेस्ट रेट कट, 50 बेसिस पॉइंट कट देखने को मिल रहा है। और इसके चलते यूएस लेबर मार्केट भी शायद संभल जाएगा और यूएस में रिसेशन शायद देखने को नहीं मिलेगा। पर मार्केट सेंटिमेंट पे काम करता है। जैसे ही ये सब आंकड़े आए तो मार्केट तो सेंटिमेंट पे है और मार्केट को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वहां पे बिकवाली देखने को मिला। साथ में येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होना, साथ में वेस्ट एशिया का जो जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका रहना, ये सब और मसाला इसमें जोड़ रहा है। पर ना अटकलें लग गई थी कि कहीं इमरजेंसी बैठक बुलाई थी ना यूएस फेड ने, तो कहीं वो इसके लिए ना बुलाई हो कि समय से पहले ब्याज दरों में कटौती कर दे। वैसे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सर मेरा सवाल ना यहाँ से शुरू होता है। 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट अगर हो गए, महंगाई को कंट्रोल करना था, तो ये महंगाई कंट्रोल में रहेगी? अगर आपने इतनी स्पीड से हार्ड लैंडिंग कर दी, तो जो आप बोल रहे हो कि एकदम से तीव्र गति से आप ब्याज दरें घटा दो, आप अपने जॉब्स को संभालो, जीडीपी को संभालो कि महंगाई को संभालो? बताओ, जिसके ऊपर आप लगे हुए थे पिछले 2-3 साल से, तो उसी को आप अब कहीं वो बेकाबू तो नहीं हो जाएगी? महंगाई यहां से बढ़ तो नहीं जाएगी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पहली बात तो यह है, मुझे नहीं लगता यूएस फेड जल्दबाजी में कोई एक्शन लेगा, क्योंकि वो दिखाएगा होल वर्ल्ड को कि पैनिक सिचुएशन आ गया है। वो तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए। यूएस फेड ने अगर इमरजेंसी मीटिंग करके रेट कट किया तो वो भयंकर नेगेटिव सिग्नल देगा। तो इसका इंडिकेशन मार्केट यही लेगा कि बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो हम लोग को नहीं लगता ऐसा कोई एक्शन आएगा। इसीलिए मैंने जिक्र भी किया कि सितंबर मीटिंग में रेगुलर टाइम पे ही कट आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। जैसे का यूएस फेड चेयर पिछले हफ्ते उन्होंने जो उनका मीटिंग के बाद जो उन्होंने जो बयान दिया था उसमें वही इंडिकेशन था, उसी हिसाब से वो काम करेंगे। दूसरी बात, ये प्लान्ड वे में वो लोग कर रहे थे। ये जो लेबर के नंबर आए उसके बाद थोड़ा दबाव आ गया और मार्केट में थोड़ा हलचल मचा। पर यूएस फेड का रीडिंग जो है, मुझे नहीं लगता ये रीडिंग गलत था। वो सितंबर में कट करेंगे, शायद दिसंबर में भी कट करेंगे। इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देख के जल्दबाजी वो नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। सर, अब हम यूएस से आते हैं अपने पड़ोसी देश के ऊपर। और ये जो भी हुआ बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन अभी हकीकत है कि वहां पर तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो एक इस पूरी घटना पे आपके कमेंट्स, और इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट देखते हो आप? देखिए, दो चीज मैं कहूंगा। जो इंस्टेबिलिटी दिख रहा है आज के दिन में, वो बड़ी दुख की बात है। बांग्लादेश बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था। बांग्लादेश के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ज्यादातर तो इंडिया से भी बेहतर थे। और पिछला 15 साल में बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस किया है बांग्लादेश ने इकोनॉमिकली। तो स्टेबिलिटी, मैं ये मेरा तो प्रेयर यही होगा कि जल्द स्टेबिलिटी आ जाए। अगर एक स्टेबल नेबर हमारे साथ रहे तो वो इंडिया के लिए पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली इंडियन कैपिटल मार्केट की अगर बात करें, बहुत सारे इंडियन कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में अपने बड़े बड़े फैसिलिटीज लगाए हैं। और वो फैसिलिटीज अभी तो डिसरप्शन बहुत जबरदस्त है, तो वहां पे भी कुछ डिसरप्शन देखने को मिल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकता हूँ, जो लगेज में हमारी जो दिग्गज कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज, उनका बहुत बड़ा फैसिलिटी है। और हम हमेशा ये कहते थे बांग्लादेश का फैसिलिटी आने के बाद उनका बिजनेस मार्जिन बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया, क्योंकि कॉस्ट वाइज बहुत बेनिफिट हो गया और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है। ऐसे बहुत सारे गारमेंट सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज है, और भी सेक्टर्स में बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने बांग्लादेश में फैसिलिटी लगाए, और वो इंडियन कंपनीज को बहुत हेल्प कर रहा था। तो मैं ये मानूंगा कि स्टेबिलिटी बांग्लादेश में आना जरूरी है। कुछ व्यूज ऐसे भी आ रहे हैं कि बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा। पर मैं ये कहूंगा ये थोड़ा सिनिकल व्यू है, ऐसे देखना नहीं चाहिए। बांग्लादेश में स्टेबिलिटी हो, ये हमारे लिए ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी और इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग ये प्रे करेंगे कि स्टेबिलिटी जल्द से जल्द वापस आए। तो हमने जापान की बात कर ली, यूएस की बात कर ली, बांग्लादेश की बात कर ली। मिडिल ईस्ट को छोड़ दें या फिर उससे बात करें? देखो, हमने जब स्टॉक खरीदे ना, जब स्टॉक किसी भी इन्वेस्टर ने खरीदे होंगे 2024 की शुरुआत में, तो ये सब चीजें सोची नहीं होंगी। ये सब कुछ अभी अभी दिखाई दे रहा है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक ग्लोबल हेडविंड्स इतने ज्यादा हैं कि इस समय सबसे ज्यादा असर तो इन्हीं का ही है। तो मिडिल ईस्ट की टेंशन का कितना बड़ा असर देखते हो आप? देखिए, मिडिल ईस्ट का टेंशन का असर तो बहुत बड़ा हो सकता है। पर ये मिडिल ईस्ट का जो टेंशन, ये कुछ पिछले साल चालू हुआ, पिछला कैलेंडर ईयर में चालू हुआ। और इसके बाद फरवरी में तो ये
जब हमास ने अटैक किया तब उस बहुत एस्केलेट हो गया, और अभी एस्केलेशन और भी ज्यादा हो रहा है। पर इंडिया में असर किस चीज का होगा डायरेक्टली? पेट्रोल प्राइस का, क्रूड ऑयल प्राइसेस का। और क्रूड ऑयल प्राइस अगर बढ़ जाता है एक लेवल के ऊपर, तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए, फ्यूचर के लिए हानिकारक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल है, और ये क्रूड ऑयल का ग्लोबल प्राइसेस बढ़ जाना इंडिया के लिए नेगेटिव। पर इंडिया ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है, रशियन क्रूड खरीद के रिफाइन करके अपना जो क्रूड बास्केट का प्राइस कंट्रोल में रखा है। ग्लोबली ऑल्सो इसका पॉजिटिव असर हुआ है, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इन स्पाइट ऑफ मिडिल ईस्ट की इतना बड़ा क्राइसिस एस्केलेट नहीं हुआ है, एक ही रेंज में घूम रहा था। और अगर ये रेंज में क्रूड ऑयल के प्राइसेस रहता है, करीब अराउंड $80 पर बैरल ब्रेंट, तो मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा असर इंडियन मार्केट पे आएगा। हाँ, वार इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट राइट, और सही भी नहीं है। पर इंडियन कैपिटल मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी पे, एज लॉन्ग एज क्रूड ऑयल प्राइसेस डजंट शूट अप, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग देख नहीं रहे हैं। तो निवेशक को ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और सारे देश इन्वॉल्व हो गए, तो शायद इंडिया में भी नेगेटिव असर देखने को मिल सकता मैं तो जब भी आपको कांटेक्ट करता हूँ ना शो के लिए, तो मैं तो ये अज्यूम ही करके चल रहा होता हूँ, या तो आप मिडिल ईस्ट साइड पे हो गए उस समय किसी टूर पे, या फिर आप साउथ ईस्ट ईस्ट कंट्रीज में किसी साइड पे हो गए। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट की टेंशन का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस कैसे देख रहे हैं सर इंडियन मार्केट्स को? अभी ये जो गिरावट आई है, ये अपॉर्चुनिटी समझे या फिर ये थोड़ा डीप करेक्शन हो सकती है? आज हमने 24,000 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग दे दी। है। देखिए रजत, मुझे नहीं लगता है ये बहुत बड़ा डीप करेक्शन की कोई गुंजाइश है। अगर आप जनवरी जनवरी 24 इस साल के शुरू से अगर आप आंकड़े देखेंगे, तो जुलाई एंड तक जो आंकड़े आए हैं सामने, उससे एफआईआई जो विदेशी निवेशक है, उनके तरफ से नेट कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। मतलब उन्होंने कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, नेट नेट पर जीरो के बराबर था। तो सारा मार्केट में जो रैली हुआ है, मार्केट में जो मोमेंटम देखने को मिला था, और मार्केट जो ऊपर गया था, ये पूरा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पैसे से चला है। नेट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से आया है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, हर महीने 20 से 22 हजार करोड़ एसआईपी के जरिए आ रहा है, और 20-22 हजार करोड़ अदर मीन्स आ रहा है, पीएमएस या और डायरेक्ट इक्विटी, एचएनआई इन्वेस्टमेंट, इसके जरिए आ रहा है। तो करीब 50 हजार करोड़ का इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी हर महीने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंडियन कैपिटल मार्केट में डाल रहे हैं। और ये लिक्विडिटी इंडियन मार्केट को कंटिन्यूअसली ऊपर का लेवल दिखा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि एफआईआई के तरफ से ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जापान येन कैरी ट्रेड रिवर्सल, या यूएस में फेड का कुछ एक्शन। सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर है, जिसका असर हम लोग पिछले 2 दिन से मार्केट में देख रहे हैं। और मार्केट एक लेवल तक ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मार्केट के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। एक करेक्शन, थोड़ा बहुत करेक्शन आप कहे, जो 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 रैली में रुकावट कहे, ये बहुत अच्छा है। एक हाई लेवल पे 24 हजार के आसपास कंसोलिडेट होना जरूरी है। 24 हजार जब हुआ, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर 25 हजार के आसपास हम लोग पहुंच गए और भी सेलिब्रेट कर रहे थे। पर एक लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर बढ़ना अच्छा है। अब अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, हम तो ये मानते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमेशा हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कहते हैं कि जब करेक्शन होगा तब खरीदेंगे, तो अभी करेक्शन हो रहा है, अभी खरीदना चाहिए। और आप अगर आपने कुछ अच्छा शेयर आइडेंटिफाई किया है, यही सही मौका है खरीदने का। अब आप इंतजार कर सकते हैं कि कल थोड़ा और गिरेगा, परसों थोड़ा और गिरेगा, पर क्या पता कल बढ़ना चालू हो जाए। और अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, आपका नजरिया 1 साल, 2 साल, 5 साल का है, तो क्या फर्क पड़ता है 10 रुपया, 15 रुपया का ऊपर नीचे में? आप तो लंबा रिटर्न देख रहे हैं, लंबा रिटर्न सोच रहे हैं, अच्छा कंपनी आपने आइडेंटिफाई किया, तो खरीदिए। पूरा पैसा मत लगाइए एक दिन में, पूरा पैसा आप इंस्टॉलमेंट में लगाइए, 3-4 हिस्से में पैसा बांट के लगाइए, पर लगाना जरूर चालू कीजिए। लेकिन डर भी लगता है ना, क्योंकि सब कुछ तो बढ़ता ही चला जा रहा था, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे थे, गोल्ड सिल्वर सब कुछ बढ़ता चले जा रहा था, और इक्विटी मार्केट बढ़ती चली जा रही थी। अचानक से जब बजट आया ना, तो हमने ये गोल्ड सिल्वर को टूटता देखा, इक्विटी मार्केट को अब टूटता देखा, तो सब एकदम से थोड़े ठंडे पड़ गए हैं कि भैया 25,000 के लेवल पे तो सबको खरीदना था, 24 पे खरीदना नहीं है। 24,000 के लेवल पे तो मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा क्वांटिफाई कर दीजिए सर, कितनी डीप करेक्शन ये अभी? 10%, 5% मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, या फिर यहीं पर ही संभल जाएंगे?
देखिए, मुझे तो नहीं लगता है 23,500 से नीचे मार्केट जाना चाहिए, क्योंकि नीचे के लेवल पे जबरदस्त खरीदारी जरूर आएगी। और मैं आपको लॉजिक भी दे रहा था कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है, एफआईआईज की तरफ से भी खरीदारी इंडियन मार्केट में जरूर आएगी। एफआईआईज इंडियन मार्केट में खरीद नहीं रहे थे, इसका कारण वैल्यूएशन बहुत रिच था। अब वैल्यूएशन अगर कम हो जाता है तो उनके लिए खरीदने का अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा था, हम लोगों को खरीदना चाहिए, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, खरीदेंगे। तो मुझे नहीं लगता है 23,500 से नीचे मार्केट दिखने को मिलेगा, अनलेस देयर इज ए मेजर वॉर इन वेस्ट एशिया और ऐसा कुछ बहुत बड़ा होता है, जो कि होना मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेच्योरिटी विल प्रिवेल, गुड सेंस विल प्रिवेल। तो 23,500 यही रजत मैं देख रहा हूँ, इसके नीचे मैं नहीं देख अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम जनवरी से सुनते आ रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स महंगे हैं। अब तो सस्ते हो गए होंगे या फिर और सस्ते होंगे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स? देखिए, मैं तो ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप के हिसाब से तो मार्केट को नहीं देखता हूँ, मैं तो कंपनी वाइज जाता हूँ, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल में बिलीव करते हैं। तो हम तो कंपनी का फंडामेंटल अगर अच्छा है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, तो खरीदारी की सलाह देते हैं। वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट में मिड कैप में बहुत अच्छे वेल मैनेज कंपनीज है, स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छे कंपनीज आजकल आ गए हैं। तो आप कंपनी पे ध्यान दीजिए, वो कैप उसका वो डिमार्केशन में दिमाग ज्यादा लगाना नहीं चाहिए, ये हमारा। तो अपने मार्केट पर्सपेक्टिव से पूछते हैं, सब इंडिया ही आ जाते हैं कंप्लीटली, जो डोमिनेट कर रही है इस समय मार्केट उसी पे रहते हैं। गिरने में भी हम कम गिरे, और हो सकता है चढ़ने में भी सबसे आगे ही रहे। तो उसमें फिर अगर अभी आपको पहले तो क्वार्टर वन अर्निंग्स जो बीती हैं, ये क्वार्टर वन अर्निंग्स आपको कैसी लगी? किस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया? ऑटोमोट अर्निंग्स अच्छा लगा बाय एंड लार्ज। तो एफएमसीजी ने डेफिनेटली बेहतर प्रदर्शन किए, और इससे साफ है कि रूरल रिकवरी, जिसका हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, वो शुरू हो गया है। मॉनसून के बाद ये और भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद हमारी ये है कि Q2 ऑनवर्ड्स एफएमसीजी के नतीजे और भी अच्छे, कंज्यूमर ड्यूरेबल एफएमसीजी के नतीजे और भी अच्छे आएंगे। सीमेंट के नतीजे आने वाले दिनों में अच्छे आने की संभावना है। इस क्वार्टर में भी कुछ सीमेंट कंपनीज ने बेहतरीन नतीजे दिखाए हैं। इसके बावजूद कि इलेक्शन सीजन था, हीट वेव था, इसके बावजूद अच्छे नतीजे दिखाए, और आने वाले दिनों में और भी अच्छा प्रदर्शन की संभावना है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सेक्टर्स हमारे फेवरेट्स हैं और फेवरेट्स रहेंगे। बहुत अच्छा टेलविंड है। एक सेक्टर का मैं जिक्र कहूंगा जो कि डाउन एंड आउट है, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स। ये बहुत पिछले करीब 5-6 क्वार्टर से नतीजे ठीक ठाक नहीं थे। बहुत दबाव था, चाइनीज कंपनी से डंपिंग हो रहा था, और कंपनीज का नतीजे, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, बहुत ही खराब था। पर अभी हम लोगों को लगता है कि वी हैव सीन द वर्स्ट। आने वाले दिनों में इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की संभावना है, तो इस सेक्टर में भी ध्यान देना चाहिए। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर पे आपकी राय सर, ईद के नतीजे कैसे रहे? स्पेशली पीएसयू बैंक्स तो बहुत तेज चले ना पिछले कुछ 2-3 साल में, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, बैंकिंग में एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। जो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का सिलसिला था, जिसके चलते ये सेक्टर ने बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया, वो कुछ हद तक खत्म हो गया है। तो सारे जो अच्छे बैंक्स हैं, एफिशिएंट बैंक्स हैं, उनका एसेट क्वालिटी एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गया है। हम लोगों को नहीं लगता है कि इससे आगे वो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है जिसपे ध्यान हम लोग को रखना चाहिए, वो है खासा मोबिलाइजेशन। क्योंकि क्रेडिट का डिमांड बढ़ रहा है, और क्रेडिट डिमांड मीट करने के लिए आपको डिपॉजिट मोबिलाइज करना पड़ेगा। और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में ट्रिक ये है कि आपको लो कॉस्ट डिपॉजिट, जो कि खासा होता है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, वो मोबिलाइज करना पड़ेगा। और वो अगर आप ये मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मार्जिन पे प्रेशर आएगा। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोन दे रहे हैं और आपका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है, तो आपका मार्जिन स्क्वीज होगा, मार्केट वो लाइक नहीं करेगा। तो अभी पूरा जो फोकस है वो एफिशिएंसी ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, और इसमें हम लोग मानते हैं कि बैंक्स विद एस्टैब्लिश्ड ब्रांच नेटवर्क और एफिशिएंट, वो आगे आएंगे। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, और जो भी पीएसयू बैंक भी, जिनका अच्छा नेटवर्क है, जिनका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन तगड़ा होगा, उन्हीं का प्रदर्शन अच्छा होगा। तो इस पे ध्यान रख के, ये चीज पे ध्यान रख के कंपनी सिलेक्ट करना चाहिए। ऑटोज में इस बार जो जुलाई बिक्री के आंकड़े आए हैं, उनसे क्या संकेत मिल रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्स नंबर्स इस बार ऑटो कंपनियों ने नहीं पोस्ट की और आने वाले समय के लिए नतीजों पे इम्पैक्ट डालेंगी? देखिए, ऑटोज में हम लोगों को लगता है कि एक बड़ा फ्लूइड स्टेट में है।
कुछ प्रदर्शन कुछ कंपनीज के अच्छे हैं, बजाज के मैं जरूर जिक्र करूंगा, बजाज ऑटो के परफॉर्मेंस अच्छे थे। कुछ और कंपनीज के भी प्रदर्शन, मारुति के नंबर्स अच्छे थे Q1 के, पर जो आंकड़े आए हैं सेल्स के जुलाई के वो अच्छे नहीं थे। तो हम लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सतर्क इस सेक्टर में रहना चाहिए। और ईवी ट्रांजिशन भी हो रहा है, और ईवी ट्रांजिशन में एक ऐसा अनसर्टेन एरिया है कि कौन इसमें जीतेगा, कौन सक्सेसफुल होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ये ट्रांजिशन में कौन सा कंपनी विनर इमर्ज करेगा ये बताना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सतर्क रहने की सलाह देते हैं। अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है तो ऑटो एंसिलियरी के जरिए या बैटरी कंपनीज के जरिए ये सेक्टर में आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एंसिलियरी या बैटरी, ये आपका आईसी इंजन हो या ईवी हो, दोनों का रोल है। और हमारे जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है वो अभी ग्लोबल सप्लायर्स भी बन गए हैं, ग्लोबल ऑटो ओईएम भी बन गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। सर दो सेक्टर्स जिनका एक्सपोजर यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा है, एक है आईटी और एक है फार्मा। दोनों पे अभी क्या करना चाहिए? फार्मा स्टॉक्स तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, आईटी से नहीं हो पा रहा। फार्मा में मैं ये मानता हूँ कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूएस में जो जेनेरिक प्राइसिंग पे जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हुआ है। पर अभी भी टू मेंशन कि ये यूएस जेनेरिक प्राइसिंग प्रेशर खत्म हो गया है, ये गलत होगा। तो मैं वी विल स्टिल वेट एंड वॉच। तो फार्मा में हमारा फोकस डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज पे है, जैसे मैनकाइंड फार्मा। और यहाँ पे करीबन 25% CAGR हम लोग अगला 5-7 साल देख रहे हैं। तो डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज पे हम लोग ध्यान देंगे। आईटी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। पर अभी यूएस का जो स्थिति है, यूएस का जो ये रिसेशन, लेबर मार्केट का डिप, ये सब जो कंफ्यूजन चल रहा है, तो हम थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। लेट थिंग्स बिकम लिटिल क्लियरर, उसके बाद आईटी पे कॉल लिया जा सकता है। फंडामेंटली नथिंग हैज चेंज्ड। इंडियन आईटी कंपनीज पर्टिकुलरली इंफोसिस, टीसीएस, कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। पर खरीदना का टाइम शायद अभी नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए। सर इससे पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी तब आपने एक सेक्टर बताया था, पार। पार कंपनियों के स्टॉक्स बहुत तेज चले। अभी इस डिस्कशन में आपने एनर्जी स्टॉक्स का नाम नहीं लिया है। आप भूल गए या फिर वाकई अब एनर्जी स्टॉक्स भी थोड़े ओवर वैल्यूड हो गए? नहीं जी, एनर्जी स्टॉक्स में सिलेक्टिवली अगर आप अभी भी खरीद रहे हैं तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा प्रदर्शन करेगा। देखिए पावर में मैंने पहले भी आपको बताया था, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, और एक मल्टी ईयर चेंज इसमें देखने को मिलेगा। इंडिया का कोना कोना तक बिजली पहुंच गया है, बिजली का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और ट्रेडिशनल एनर्जी जो कि हम लोग कुछ साल पहले सोच रहे थे उसका फ्यूचर नहीं है, वहां पे भी जबरदस्त तेजी आया है, क्योंकि ये रियलाइजेशन आ गया है कि जो ग्रीन एनर्जी है वो ट्रांजिशन हो रहा है, पर वो ट्रांजिशन विल नॉट बी एनफ टू मीट द पावर डिमांड ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया। तो बॉयलर पे बॉयलर ऑर्डर दिया जा रहा है, थर्मल पावर में जबरदस्त तेजी आई है, और ग्रीन एनर्जी भी अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल एंटायर पावर सेक्टर, और मैं सिर्फ पावर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो एंसिलियरी बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, पावर फाइनेंस करते हैं, हर हर एरिया पावर सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन करेगा। अब कंपनी खरीदने के टाइम जरूर वैल्यूएशन देखना चाहिए। तो अगर अभी भी किसी को खरीदना है तो मैं एनटीपीसी जरूर सलाह दूंगा, क्योंकि ये एक बेस्ट कंपनी है पावर सेक्टर का, मैं मानता हूँ। और इसमें एक ग्रीन पावर कंपनी बैठा हुआ है। कब वैल्यू अनलॉकिंग कब होगा, आईपीओ होगा या कुछ और होगा पता नहीं, पर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है ट्रेडिशनल पावर में, ग्रीन एनर्जी पे, दोनों पे काम चल रहा है। एफिशिएंसी तो है ही, इंप्रूव कंटिन्यूअसली हो रहा है। वैल्यूएशन बड़ा है, पर लंबी अवधि के निवेशक के लिए अभी भी ठीक है। सर ऑर्डर्स तो फिर डिफेंस कंपनियों को भी बहुत मिल रहे हैं और साथ साथ रेलवेज को भी बहुत मिल रहे हैं। ये करेक्ट हो गए हैं या फिर और तकलीफ देखने को मिलेगी? बहुत सारे व्यूअर्स हमारे डिफेंस, रेलवेज, इन्होंने बजट से पहले भी खरीदे, इलेक्शन से पहले भी खरीदे, लेकिन अब ये स्टॉक्स उतनी तेज नहीं चल रहे जितना पहले चलते थे। जी मैं तो बहुत कुछ महीनों से मना कर रहा हूँ निवेशकों को इसमें फ्रेश खरीदारी करने के लिए, और मैं वही व्यू मेंटेन करता हूँ, कोई दिक्कत कंपनीज में नहीं है। ऑर्डर्स आपने जैसे बोला, जबरदस्त ऑर्डर मिल रहे हैं, और वो ऑर्डर्स रियल हैं। पर एग्जीक्यूशन टेक्स टाइम, और एग्जीक्यूशन एक 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 चैलेंजेस भी है कुछ। जैसे अगर आप, मैं एग्जांपल दूं, बीएचईएल, अब देखिए हर हफ्ते नए बॉयलर्स के ऑर्डर मिल रहे हैं और प्राइस ऊपर जा रहा था। पर आप पिछले 2 क्वार्टर के नतीजे भी देख लीजिए, इस क्वार्टर का भी नतीजा देख लीजिए जो पिछले हफ्ते आया है, बहुत ही खराब नतीजा था, अभी भी लॉस में है, बिटा लेवल पे लॉस है, नीचे लॉस है, एफिशिएंसी खराब है। तो देखिए एग्जीक्यूशन एक और एक चैलेंज है। ऑर्डर मिलना एक बात है, एग्जीक्यूशन और एक बात है।
तो सिर्फ ऑर्डर मिलने के साथ वैल्यूएशन अगर हम बढ़ाते गए तो कहीं ना कहीं वो तो बाइट करेगा आगे। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पीएसयू कंपनीज, पीएसयू डिफेंस या रेलवे कंपनीज का प्रदर्शन खराब है, प्रदर्शन अच्छा भी है, पर वैल्यूएशन एक अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गया है और वहां से करेक्शन जबरदस्त होना जरूरी है। अच्छे कंपनीज है, अच्छा प्रदर्शन करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, पर वैल्यूएशन थोड़ा अभी भी रिच है, तो यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब मार्केट में करेक्शन आती है तो पता नहीं लगता कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं। तो सुदीप जी हमारे साथ से मौजूद हैं और दर्शकों की रिक्वेस्ट पे वो बता देंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स। सर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप मना नहीं करोगे, आप डिस्क्लेमर के साथ बता दोगे, तो कोई ऐसा पोर्टफोलियो बना दो जो आने वाले समय के लिए रिटर्न बहुत तगड़े दे जाए। कौन किन स्टॉक्स के ऊपर नजर रख के चलें, चाहे सिस्टमैटिकली ही खरीदना हो, कौन से आपके टॉप प्रायोरिटीज में रहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बोलूंगा कि सारा जो टेलविंड है लार्सन टुब्रो, यहाँ पे जरूर खरीदारी कीजिए, आराम से खरीदारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रिटर्न देगा आपको, 3 4 5 साल का नजरिया रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें, मैंने अभी एनटीपीसी का जिक्र किया, यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा मैं बोलूंगा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वैल्यू अनलॉकिंग जबरदस्त होगा आने वाले दिनों में। और कब होगा, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, मुझे पता नहीं है, पर जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग होगा और शेयर होल्डर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं। अल्ट्राटेक, एक टाइम में हम लोगों को लग रहा था कि विद अदानी एंट्री इन सीमेंट, अल्ट्राटेक शायद अच्छा नहीं करेगा या अल्ट्राटेक के बुरे दिन आ गए, पर अल्ट्राटेक ने जबरदस्त अपने आप को compete compete करने के लिए जबरदस्त काम किया है, अच्छे एक्विजिशंस किए हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किए हैं, और एक एक लेवल पे चले गए हैं जहां पे वो अनरीचेबल हो रहे हैं। 150 मिलियन मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी क्रॉस कर गया है, इंडिया सीमेंट एक्वायर कर लिया है। सारा देश में, साउथ में उनका पकड़ कम था, वहां पे भी अच्छा पकड़ आ गया है। तो लंबी अवधि में लिए कल के लिए बहुत अच्छा निवेश है, यहाँ पे भी निवेश कर सकते पर खरीदते तो व्यूअर्स ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स हैं सर। कोई मिड कैप स्टॉक्स हैं जो आप सर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जोमेटो जैसा स्टॉक बताओ, क्या जबरदस्त तरीके से दौड़ गया, बताओ कोई रिसेशन का कुछ फर्क पड़ रहा है? इतनी जोरदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। आपके रडार पर है कोई स्टॉक्स ऐसे? हैं। ये एक कंपनी का मैं जिक्र जरूर करूंगा, पटेल इंजीनियरिंग, मुझे अच्छा लगता है। प्रोमोटर का, जो चीफ प्रोमोटर का देहांत भी हो गया था, थोड़ा प्राइस भी गिरा था, पर यहाँ पे बहुत अच्छा टेलमेंट है। वाटर रिलेटेड, इरिगेशन, हाइडल, इस सेक्टर में काम करते हैं। जैसे हम जानते हैं, बहुत अच्छा टेलविंड है यहाँ पे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक जबरदस्त है, यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। पीएनसी इंफ्रा, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है, ये भी सही सेक्टर्स में है। तो इंफ्रा पे हमारा बहुत फोकस है, तो यहाँ पे जो एफिशिएंट कंपनीज हैं, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है जरूर। और राइट। अगर आपने जोमेटो का जिक्र किया, मैं उसी टाइम पे आईपीओ आया था, पर अच्छा प्रदर्शन नहीं था बहुत दिनों तक। डिलीवरी, हम मानते हैं कि एक ऐसा बिजनेस में ये है लॉजिस्टिक्स, जो हजारों साल से इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज, सामान एक जगह से और दूसरा जगह पहुंचाना, ये तो हजारों साल का बिजनेस है, पर वहां पे इन्होंने टेक्नोलॉजी लाए और एक एफिशिएंट वे पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं ये बिजनेस सक्सेसफुल जरूर हो। अब इस क्वार्टर में होगा, अगले क्वार्टर में होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है, पर अगर आपका पास पेशेंस है तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि इस क्वार्टर में नतीजे अच्छे आए हैं, मुझे लगता है और आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव करेंगे। तो डिलीवरी ये एक स्टॉक हो सकता है जो आने वाले समय के लिए, देखिए ये सब स्टॉक्स ना फंडामेंटल बेसिस पे हैं, तो रातों रात एकदम से चल पड़े ऐसा नहीं हो सकता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूर अर्निंग्स के साथ साथ कैचअप करते हुए नजर आएंगे स्टॉक मार्केट पे। सर लास्टली, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, क्या एक्सपेक्टेशन रख कर चलें, और क्या आरबीआई गवर्नर यूएस फेड से पहले कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो क्या ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला भारत में पहले शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है आरबीआई गवर्नर ऐसा कुछ करेंगे। पहली बात है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, पर्टिकुलरली वेजिटेबल एंड फूड इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। तो आरबीआई गवर्नर पिछला स्पीच में भी उसी का जिक्र किए थे, अभी भी उसी का जिक्र होगा। स्टांस चेंज हो सकता है, थोड़ा बिनाइन स्टांस लिया जा सकता है, पर ब्याज दरों में कटौती का एक्सपेक्टेशन अभी करना, पर्टिकुलरली यूएस फेड से पहले, ये सही नहीं होगा। ये जरूर नहीं आएगा आरबीआई की तरफ से। दे विल वेट एंड वॉच। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टेप्स आरबीआई लेके। दूसरी बात है करेंसी, करेंसी भी बहुत शार्प डिप्रिसिएशन पिछले दिनों में हुआ है, तो आरबीआई का ध्यान उस पर भी रहता है, क्योंकि करेंसी को भी संभाल के रखना उनका काम है। तो इसके लिए भी ब्याज दर कम करना सही नहीं होगा इस माहौल में। तो
किसी भी हालत में मुझे ये नहीं लग रहा है कि आरबीआई अब आके ब्याज दर में कटौती करेगी। स्टांस जरूर चेंज हो सकता राइट सर, बहुत शुक्रिया सुधीर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। है। Thank you. थैंक यू सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।